अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा इकराम, उम्मीद है कि आप सब खैर आफ़ियत के साथ होंगे। 8th क्लास इस्लामियात लेक्चर नंबर 2। तो बेटा फ़र्स्ट लेक्चर हमने पढ़ा सब्र और तहम्मुल के मुतल्लिक़। तो फ़र्स्ट लेक्चर हमने सब्र और तहम्मुल स्टार्ट किया था। तो सब्र के बारे में हमने आपको मफ़हूम भी बताया और सब्र से मुतल्लिक़ कुरानी तालीमात और सब्र के मुतल्लिक़ कुरानी आयात और उसका मफ़हूम हमने फ़र्स्ट लेक्चर में ज़िक्र किया। आज के लेक्चर में हम पढ़ते हैं तहम्मुल के बारे में कि तहम्मुल किसे कहते हैं। तो चलें पेज नंबर 19 पर आ जाएं। मुकम्मल तवज्जो के साथ आप रीडिंग हो रही है तो इस रीडिंग के अंदर आप मुकम्मल तवज्जो दें ताकि बात आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। तहम्मुल का लफ्ज़ अक्सर और बेशतर सब्र के साथ इस्तेमाल होता रहता है। इसके माना है बर्दाश्त करना, यानी दुश्मन की तरफ से हर किस्म की तकलीफ़, गुस्ताखी और ज़रर को बर्दाश्त करना। ज़िंदगी में पेश आने वाले नागवार नागवार क्या होते हैं? जो हम ये नहीं चाहते कि हम पर तकलीफ़ आए, तकलीफ़ फिर भी आ जाती है। जब तकलीफ़ आ जाती है तो अब उसका मुकाबला करना होता है, इसको कहते हैं तहम्मुल। ठीक है बेटा, पेश आने वाले नागवार हालात का मर्दाना वार मुकाबला करना और मुसलसल आगे बढ़ना, ये है बेटा तहम्मुल का मफ़हूम। आप अच्छे तरीके से 2 लाइनों में ये अच्छे तरीके से याद कर लें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस्तकामत दूसरा टॉपिक है हमारा। तो ये आप अच्छे तरीके से जब याद कर लेंगे तो इंशाल्लाह एक्सरसाइज और ख़ाली जगह जो है हम अगले लेक्चर में करेंगे तो ये आपके लिए ईजी हो जाएगा। आप मुकम्मल तवज्जो के साथ पढ़ें। ईमान वालों की सिफ़त ये है कि वो मुसीबत और मुश्किल में सब्र और तहम्मुल से काम लेते हैं। ईमान वालों की सिफ़त ये है कि वो मुसीबत और मुश्किल में सब्र और तहम्मुल से काम लेते हैं। अल्लाह ताला ने हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िम्मे एक अहम काम ये लगाया कि वो इस्लाम और कुरान का पैगाम आम करने के लिए भरपूर कोशिश करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दावत व तबलीग का काम 23 साल के अरसे में पूरा किया। इस काम की तकमील में रसूलुल्लाह को हर किस्म की तकलीफ़ से दो चार भी होना पड़ा। हत्ता कि अपना आबाई शहर जहाँ पर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए वो मक्का भी छोड़ना पड़ा। शुअबा अबी तालिब के मुकातिआ और असीरी में 3 साल तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और आपके अहले ख़ानदान को, आपके पैरोकारों को मुख्तलिफ़ किस्म की तकालीफ़ और फाका कशी का सामना भी करना पड़ा। शुअबा अबी तालिब के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैद रहे। तो कैद की हालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान और आपके मानने वालों पर ज़ालिमों ने बड़ा जुल्म किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ में दीन की तबलीग के लिए फिर गए तो वहाँ के लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आवाज़ें कसीं, आप पर पत्थर बरसाए, आपको ज़ख्मी कर दिया। यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जूते खून से भर गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की तरफ से पेशकश भी की गई कि अगर आप चाहें तो इन काफ़रों को हम तबाह कर दें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरे रब, इन लोगों को हिदायत दे, ये मुझे जानते और पहचानते नहीं हैं। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन की सरबुलंदी और इशाअत के लिए बहुत सी जंगें हुई हैं। बदर है, हुनैन है, ओहद, अहज़ाब, इन तमाम में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुश्मन का मर्दाना वार मुकाबला किया। ओहद के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दांत मुबारक भी शहीद हो गए थे। ग़ज़वा अहज़ाब के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भूख की वजह से पेट पर पत्थर भी बांधने पड़े, मगर इसके बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन की सरबुलंदी और कुफ्र को मिटाने के लिए उन तमाम तकालीफ़ और मुश्किलात को सब्र और तहम्मुल से बर्दाश्त किया। हमें भी चाहिए कि हमें हर हालत में अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्श कदम पर चलें और ज़िंदगी के हर मैदान में जब भी हम पर बेटा मुश्किलात आएँ, तकलीफ़ें आएँ, तो फिर हम सब्र और तहम्मुल से उसको बर्दाश्त करके आगे बढ़ें। तो ये बेटा रीडिंग थी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस्तकामत के बारे में आपको बताया जा रहा था। इसके मुतल्लिक़ अगर कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप वॉइस करके हमें बताएं, हम उसका जवाब देंगे आपको। अच्छे तरीके से रीड करें इंशाल्लाह। फिर आगे आगे के लेक्चर में हम आपको एक्सरसाइज के मुतल्लिक़ बताएंगे। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा इकराम, उम्मीद है कि आप सब खैर आफ़ियत के साथ होंगे। 8th क्लास मुताला पाकिस्तान लेक्चर नंबर 2। फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने आपको चैप्टर नंबर 2 के फर्स्ट 3 शॉर्ट क्वेश्चन बताए थे और आज के लेक्चर के अंदर हम आपको बताएंगे सेकंड 3 शॉर्ट क्वेश्चन, और वो आपके सामने पेज पर मौजूद हैं। पेज नंबर 57 पर आपके सामने है। रेड क्लिफ अवार्ड का अहम तरीन फ़ैसला क्या था, इस पर बात करेंगे हम। क़याम पाकिस्तान के बाद मुसलमानों को जो मुश्किलात पेश आईं उनमें से सिर्फ़ 3 के नाम लिखें।
इस शॉर्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे। और तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन है करारदाद मकासद के हवाले से हाकमियत आला किसके पास है। तो सबसे पहले हम चलते हैं शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ और हम आपको बताते हैं कि इसका आंसर कहाँ पर मौजूद है। आप देख सकते हैं हम पेज नंबर 29 पर आ चुके हैं। आप भी अपनी किताबों में बुक्स में पेज नंबर 29 निकालें और वहाँ पर आपको रेड कलर की पेज पर आपको रेड कलर की लाइन नज़र आ रही है। यहाँ से आपका शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है और वो है तकसीम में रेड क्लिफ ने मशरकी पंजाब के मुस्लिम अक्सरियत के कई इलाके भारत में शामिल करके एक तरफ पाकिस्तान को सतलुज, ब्यास और रावी दरियाओं के पानी से महरूम कर दिया, जबकि दूसरी जानिब भारत की सरहद को कश्मीर के साथ मिला दिया। गुरदासपुर के रास्ते भारत ने कश्मीर पर कब्ज़ा कर लिया। इस तरह कश्मीर का मसला पैदा हुआ जो आज तक हल नहीं हो सका। रेड क्लिफ की नाक़िस मनसूबाबंदी के बायस पाकिस्तान को कई मसाइल से दो चार होना पड़ा। अच्छे तरीके से इस शॉर्ट क्वेश्चन को याद करें और ये शॉर्ट क्वेश्चन है रेड क्लिफ अवार्ड का अहम तरीन फ़ैसला क्या था, और ये इसका आंसर मौजूद है 29 पेज पर। चलते हैं अब शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ और वो है क्या में पाकिस्तान के बाद मुसलमानों को जो मुश्किलात पेश आई उनमें से 3 के नाम लिखें। बेटा आपके सामने पेज नंबर 32 मौजूद है और इस पर आपको हेडिंग नज़र आ रही हैं ब्लू कलर में। रेड क्लिफ अवार्ड, नंबर 2 महाजरीन की आबादकारी, नंबर 3 इंतज़ामी मुश्किलात, नंबर 4 माशी मुश्किलात, नंबर 5 फ़ौजी असासों की तकसीम, नंबर 6 ज़राई मुश्किलात, नंबर 7 सियासी मुश्किलात। ये तमाम हेडिंग्स में से कोई सी 3 हेडिंग आप अच्छे तरीके से याद कर लेंगे और ये आपका इस शॉर्ट का आंसर है। चलते हैं अब शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ और आपको बताते हैं कि वो कहाँ पर मौजूद है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6 पेज नंबर 37 पर मौजूद है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6 पेज नंबर 37 पर आ जाएं। वहाँ पर आपको रेड कलर में हेडिंग ऊपर नज़र आ रही है करारदाद मकासिद। हेडिंग नज़र आ रही है आपको करारदाद मकासिद और नीचे ब्लू कलर में आपको पहला पॉइंट नज़र आ रहा है अल्लाह ताला की हाकमियत, जिसके नीचे रेड कलर की लाइन भी लगी हुई है अल्लाह ताला की हाकमियत। तो करारदाद मकासिद के हवाले से हाकमियत किसके पास है, चलें अब आपका ये शॉर्ट पढ़ते हैं ताकि बात आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। इस करारदाद मकासिद में इस बात की वजाहत कर दी गई कि सारी कायनात का मालिक अल्लाह ताला है और सारा इक़्तिदार उसी को हासिल है। इक़्तिदार मुसलमानों के पास अल्लाह ताला की अमानत है और इस इक़्तिदार को अल्लाह ताला की मुकर्रर करदा हुदूद के अंदर रहकर अवाम के मुंतखब नुमाइंदे इस्तेमाल करेंगे। तो ये बेटा आपके इस शॉर्ट का आंसर है, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6 का। अब हम 3 शॉर्ट के आंसर बता चुके हैं। इस हवाले से अगर कोई भी आपको इशू हो, कोई भी आपने क्वेश्चन करना हो तो आप वॉइस करेंगे, हम इंशाल्लाह उसका जवाब देंगे। अपना भी ख्याल रखें, घर वालों का भी ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum 8th class. Dear students, I hope you will be fine with the grace of Allah Almighty and you will be enjoying good health. Dear students, this is our second lecture of English and we have read chapter number 2, first half with translation and 3 block questions. Today we will read and translate next half. Let's start, so be attentive. A dialogue, ek mukalama. Uncle, how about your course in science? साइंस में आपका निसाब कैसा है? हैव यू फिनिश्ड इट? क्या आपने इसे ख़त्म कर लिया है? कासिम, वी हैव नियरली फिनिश्ड आवर साइंस कोर्स। हम साइंस का निसाब तकरीबन ख़त्म करने वाले हैं। ओनली अ फ्यू चैप्टर्स आर लेफ्ट, सिर्फ चंद एक असबाक रहते हैं। आई एम नॉट वरीड सो मच अबाउट साइंस, मैं साइंस के मुतालिक इतना परेशान नहीं हूँ। माई रियल वरी इज़ दैट, मेरी हकीकी परेशानी ये है कि आई हैव मिस्ड अ नंबर ऑफ लेसन्स इन इंग्लिश एंड मैथ। मैंने इंग्लिश और मैथ के कई सबक छोड़ दिए हैं। आई फाइंड दीज 2 सब्जेक्ट्स रैदर टफ, मैं इन दोनों मज़ामीन को खासा मुश्किल पाता हूँ। एंड दे आर इम्पॉर्टेंट टू, और वो अहम भी हैं। बट आई एम ग्लैड, लेकिन मैं खुश हूँ दैट माई ब्रदर हैज़ स्टार्टेड हेल्पिंग मी आउट इन दीज सब्जेक्ट्स, कि मेरे भाई ने इन मज़ामीन में मेरी मदद करना शुरू कर दी है। माई ब्रदर इज़ अ टीचर, मेरे भाई एक उस्ताद हैं।
آپ جانتے ہیں اینڈ ہی ہیز ٹاٹ دیز سبجیکٹس فار نمبر آف ایئرس، اور وہ کئی سالوں سے یہ مضامین پڑھا چکے ہیں. انکل دیٹس گڈ، بہت اچھے. آئی ایم گلیڈ ٹو نو دیٹ، مجھے یہ جان کر بہت خوشی ہوئی دیٹ یور برادر ہیز تھاٹ اٹ فٹ ٹو ہیلپ یو امیڈیٹلی، کہ آپ کے بھائی نے فوری طور پر آپ کی مدد کرنے کا مناسب سوچا ہے. آئی نو، میں جانتا ہوں، ہی از اے گڈ ٹیچر، کہ وہ ایک اچھے استاد ہیں. واٹ ڈو یو پلان ٹو ڈو آفٹر یور میٹریکولیشن ایگزامس؟ میٹرک امتحانات کے بعد آپ کا کیا کرنے کا منصوبہ ہے؟ قاسم: آئی ہیو ڈیسائڈیڈ ٹو گو ان فار میڈیسن، میں نے ادویات میں جانے کا فیصلہ کیا ہے. اف آئی گیٹ اے گڈ پوزیشن، اگر میں کوئی اچھی پوزیشن حاصل کرتا ہوں. اف ہاؤ ایور، اگر تاہم آئی ڈونٹ گیٹ گڈ مارکس، اگر میں اچھے نمبر حاصل نہیں کرتا، آئی میں گو انٹو بزنس اور ایگریکلچر، تو میں کاروبار یا زراعت میں جا سکتا ہوں. انکل: واٹ ایور یور پلانس فار لائف آر قاسم. قاسم، زندگی کے بارے میں تمہارے جو بھی منصوبے ہوں، یور انگلش ہیز ٹو بی گڈ، آپ کی انگلش اچھی ہونی چاہیے. وی شوڈ نو، ہمیں یہ جان لینا چاہیے دیٹ انگلش ہیز بیکم این انٹرنیشنل لینگویج اینڈ دا لینگویج آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، کہ انگلش ایک بین الاقوامی زبان اور سائنس اور ٹیکنالوجی کی زبان بن چکی ہے. قاسم: یو آر ویری رائٹ انکل. انکل، آپ نے بالکل ٹھیک کہا. آئی شل کیپ دیٹ ان مائنڈ، میں اس بات کو اپنے ذہن میں رکھوں گا. مائی اسکول وین ہیو کم، میری اسکول کی گاڑی آ چکی ہے. اینڈ آئی مسٹ گو ناؤ، اور اب مجھے جانا ہے. اللہ حافظ انکل، اللہ حافظ. ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ کی ٹرانسلیشن کمپلیٹ ہو گئی. اب اس کے نیچے آپ کو گلوسری کے کچھ ورڈ نظر آ رہے ہوں گے جنہیں آپ نے سینونیمز کے طور پر یاد کرنا ہے. ڈیفیشنسی، ہیز تھاٹ اٹ فٹ، گو ان فار، پارٹیکولرلی، ریکورڈ، ایکسٹرا، فنش. اب آپ کو اسکرین پر کچھ ورڈز میننگ نظر آ رہے ہوں گے. نیئرلی، ریدر، ٹف، گلیڈ، امیڈیٹلی، ڈیسائیڈڈ، ہاؤ ایور. 3 بلاک کوشچنز ہم نے پہلے کر لیے تھے. بلاک کوشچن 4، ہو واز ہیلپنگ قاسم ان ہز اسٹڈیز؟ قاسم's brother was helping him in his studies. Question number 5, which profession is Qasim planning to adopt in future? He has decided to go in for medicine if he gets good position. If however he does not get good marks, he may go into business or agriculture. Dear students, words meaning اور question answer آپ نے ہوم ورک کے طور پر اپنی نوٹ بک میں لکھنے ہیں اور یاد کرنے ہیں. تھینکس اینڈ اللہ حافظ. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ایم ہیئر ٹو ٹیچ یو کمپیوٹر سائنس کلاس 8 لیکچر نمبر 2. لیکچر نمبر 2 میں سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے ایکسرسائز شارٹ کویشچنس. ایکسرسائز شارٹ کویشچنس کے اندر ہمارے پاس کویشچن نمبر 4 کا پارٹ نمبر 1، واٹ آر دا کی فیچر آف اے پرابلم سولونگ میں اسٹیٹمنٹ. کسی بھی پرابلم کو سولو کرنے کے لیے، اسٹیٹمنٹ کو سولو کرنے کے لیے کی فیچرز کیا کیا ہوتے ہیں، اس کا آنسر ہمارے پاس یہاں رائٹ کر دیا گیا ہے. یہاں سے بھی آپ لکھ سکتے ہیں، اور آپ کی بک میں یونٹ نمبر 4 پیج نمبر 93 کے اوپر، پیج نمبر 93 کے اوپر بھی موجود ہے. سوری، پیج نمبر 91 کے اوپر، 93 پر 91 پر یہاں پر موجود ہے. وہاں سے بھی آپ ٹاپ پر دیکھ سکتے ہیں. ادروائز یہاں سے بھی آنسر آپ دیکھ سکتے ہیں. نمبر 1، کلیئرٹی اینڈ پریکاشنس. کلیئرٹی کہتے ہیں بیٹا وضاحت کرنے کو، یعنی کہ جو بھی ہمارے پاس پرابلم اسٹیٹمنٹ ہے اس کی ہم ایکسپلینیشن اچھی طریقے سے کر سکیں. نمبر 2، آئیڈینٹیفیکیشن، شناخت کر سکیں، اور وٹ وڈ بی اسٹڈیڈ، کہ ہم اسٹڈی کیا کر رہے ہیں. نمبر 3، آئیڈینٹیفیکیشن، شناخت کر سکیں کی فیکٹرز کیا ہیں اس ویریبل متغیر کو یا فیکٹرز کو، عامل کو سولو کرنے کے لیے. یہ 3 فیکٹرز ہیں جو ہیں. شارٹ کویشچن ہے آپ کا، یہ آپ نے کرنے ہیں، جس کا آنسر یہاں سے آپ نے اپنی نوٹ بک پر رائٹ کرنا ہے، اس کو لرن بھی کرنا ہے. اب ہم کریں گے کویشچن نمبر 4 کا پارٹ نمبر 2، واٹ از فلو چارٹ. فلو چارٹ کیا ہوتا ہے؟ تو بیٹا اس کا آنسر آپ کی بک پر بھی موجود ہے. پیج نمبر 92 کے لاسٹ میں ٹاپک 4.2 لاسٹ ہیڈنگ ہے پیج نمبر 92 کے اوپر 4.2. ایکسرسائز میں اس کا کویشچن ہے، کویشچن نمبر 4 پارٹ نمبر 2. آنسر اس کا، فلو چارٹ از اے پروسیس آف پکٹوریل illustration فار سولونگ اے پرابلم. فلو چارٹ از اے ٹول فار انالائزنگ پروسیس. فلو چارٹ کین بی یوزڈ ان کمپیوٹر سسٹم ڈیزائن، پروگرامنگ، انجینئرنگ اینڈ سائنس ایٹسٹرا. فلو چارٹ ایک ایسا عمل ہے جس میں السٹریشن مثال دے سکتے ہیں اور سولونگ اے پرابلم، کوئی پرابلم سولو کرنے کے لیے. فلو چارٹ از اے ٹول، ایسی ٹول ہے فار انالائزنگ پروسیس،
اس میں ہم انالائزنگ کر سکتے ہیں، تجزیہ کر سکتے ہیں کسی پروسیس کا. فلو چارٹ کین بی یوزڈ ان کمپیوٹر سسٹم. فلو چارٹ کو ہم کمپیوٹر سسٹم میں استعمال کر سکتے ہیں ڈیزائننگ کرنے کے لیے، پروگرامنگ کرنے کے لیے. انجینئرنگ کے لیول پر اور سائنس کے لیول پر ہم اس فلو چارٹ کو یوز کر سکتے ہیں. اس سے ہمارا ورک جو ہے ایزی ہو جاتا ہے. نیکسٹ ہمارے پاس انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں کریں گے کویشچن نمبر 4 کا پارٹ نمبر 3 اینڈ پارٹ نمبر 4. آج کی آپ کی ڈائری ہے کویشچن نمبر 4 کا پارٹ 1 اور پارٹ 2 یہ آپ نے لرن کرنے ہیں اور آپ نے اپنی نوٹ بک پر اس کو رائٹ بھی کرنا ہے. اوکے بیٹا، اللہ حافظ.